हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना। ऑडियो वीडियो सब ठीक है? एक मिनट रिफ्रेश कर लेती हूँ। ऑडियो वीडियो बता दीजिएगा सब ठीक है। एडजेक्टिव्स को आगे कंटिन्यू करती हूँ। मैं डिग्रीज करवा रही थी। डिग्रीज में मैं आई थिंक गुड और वेल और बैड और मच और मेनी तक किया था मैंने। एक बार ऑडियो वीडियो बता देना। गुड मॉर्निंग सभी की। हाँ, तबीयत मेरी कल खराब हो गई थी, फीवर हो गया था मॉर्निंग में। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑडियो वीडियो बता देना, ठीक है, ताकि हम लोग एडजेक्टिव्स कंटिन्यू करें। पॉजिटिव डिग्री, ओके, हम लोग डिग्रीज कर रहे थे। पॉजिटिव डिग्री और कंपैरेटिव, ठीक है, और सुपरलेटिव, जिसमें मैंने मच और मेनी करवा दिया था लास्ट क्लास। मच भी पॉजिटिव है और मेनी भी पॉजिटिव है, लेकिन मच किसके लिए? मच अनकाउंटेबल के लिए और मेनी काउंटेबल के लिए, जिसको गिन सकते हैं। और दोनों का मोर और दोनों का सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट, ठीक है। अभी मुझे लिटिल और फ्यू करवाना। लिटिल और फ्यू करवाना। मच और मेनी कर लिया था। मच का मतलब भी ज्यादा और मेनी का मतलब भी ज्यादा, बट मच अनकाउंटेबल के लिए और मेनी काउंटेबल के लिए। उसी तरह मच का उल्टा होता है लिटिल। एक लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, ठीक है, लिटिल का मतलब छोटा भी होता है, बट मात्रा क्वांटिटी के सेंस में लिटिल होता है, थोड़ा के सेंस में, ठीक है। मच का उल्टा लिटिल होता है और मेनी का उल्टा फ्यू होता है। अब इसमें भी वही डिफरेंस है, ये भी ज्यादा ये भी ज्यादा, बट ये अनकाउंटेबल के लिए, ये काउंटेबल के लिए। उसी तरह लिटिल का मतलब भी थोड़ा और फ्यू का मतलब भी थोड़ा, बट लिटिल मात्रा में थोड़ा, दिस इज अनकाउंटेबल, और फ्यू संख्या में कम, दिस इज काउंटेबल, ठीक है। इसीलिए मेनी भी काउंटेबल है और लिटिल भी फ्यू भी काउंटेबल है। इसीलिए मेनी का उल्टा फ्यू होता है। मेनी का उल्टा कहीं से लिटिल नहीं होगा, क्योंकि मेनी तो काउंटेबल है, तो उसका उल्टा कोई काउंटेबल ही होगा ना। मेनी का उल्टा फ्यू और मच का उल्टा लिटिल। और लिटिल का कंपैरेटिव डिग्री लेस भी बनता है और लेसर भी बनता है। दोनों के बीच के डिफरेंस बताऊंगी। दो के बीच में कम और लीस्ट इज सबसे कम। उसी तरह फ्यू का दो के बीच में कम संख्या में और फ्यूएस्ट मतलब बहुतों के बीच में सबसे कम। लिख लीजिए इसको। लिख के डन बोलिए, उसके बाद एग्जांपल्स दूंगी। लिटिल का मच का उल्टा लिटिल। मच भी अनकाउंटेबल, लिटिल भी अनकाउंटेबल, लेकिन मच ज्यादा के सेंस में, ये कम के सेंस में। और मेनी भी काउंटेबल, फ्यू भी काउंटेबल, लेकिन मेनी काउंटेबल और फ्यू भी काउंटेबल। मेनी ज्यादा के सेंस में और फ्यू कम के सेंस में। ठीक है, तो चलो अब इससे कैसे कैसे बच्चों को कंफ्यूज किया जाए। आप बोलोगे कि मैम लिटिल भी तो कंपैरेटिव है और लेसर भी तो कंपैरेटिव है। किसका कंपैरेटिव है?
लेस और लेसर कंपेरेटिव है किसका, लिटिल का, और दोनों का सुपरलेटिव लीस्ट, लीस्ट मतलब बहुतों में कम। अब स्टूडेंट्स को वो क्या कंफ्यूज करेंगे, ठीक है, इसको लिख लिया होगा। स्टूडेंट्स को लगेगा देखो, स्टूडेंट्स को लगेगा कि अरे आपके मन में बैठा है ना कि जब भी लेसर है इसका मतलब है कंपेरेटिव है, तो स्टूडेंट्स को लगेगा कि लेस पॉजिटिव डिग्री है, इसी का लेसर बनता होगा ER लगा के, और इसी का लीस्ट बनता होगा, ठीक है। ऐसा आप सोच सकते हो कि लेस पॉजिटिव डिग्री है उसका ER लगाकर कंपेरेटिव बना, और सुपरलेटिव EST लगाकर बना, लीस्ट बनाकर बना, लेकिन गलत है, ठीक है। लेस कहीं से पॉजिटिव डिग्री नहीं है, ऐसे याद रखो। लेस के साथ हमेशा दैन आता है, लेस दैन आता है ना, तो लेस के साथ दैन आता है, लेस दैन, और दैन कभी भी पॉजिटिव डिग्री नहीं होगा। दैन के साथ यूज होने वाला वर्ड ये भी कंपेरेटिव है, तो लेस को गलती से पॉजिटिव मत सोचिएगा। लेसर भी पॉजिटिव, लेसर भी कंपेरेटिव है और लेस भी कंपेरेटिव है, और इसका पॉजिटिव डिग्री लेस नहीं था, इसका पॉजिटिव डिग्री लिटिल था, लिटिल 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 था। लिटिल का लेस, लेसर भी होता है कंपैरेटिव, और लिटिल का और लेस भी होता है। आप बोलोगे कि मैम दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस ये है कि अगर हम कंपैरिजन दैन लगा के कर रहे हैं, ठीक है, तो वहां पे कंपैरेटिव डिग्री में लेस का यूज करना। अगर हम कंपैरिजन ऑफ लगा के कर रहे हैं तो वहां पे लेसर का यूज करना, यही डिफरेंस है, अदरवाइज दोनों कंपैरेटिव है। कि ही इज, जैसे मैंने दिखा, दिस इज लेस या लेसर ऑफ द टू इवल्स, इवल्स मतलब बुराई, ये दोनों बुराइयों में ये थोड़ा कम है, मतलब बुराई तो दोनों है, इवल तो दोनों है, बट ये थोड़ा सा कम है, ठीक है, इवल्स। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, यहाँ पे कंपैरिजन ऑफ लगाकर हो रहा है ना, और जब भी कंपैरिजन ऑफ लगाकर हो तो वहां पे आप लेसर का यूज करना, ठीक है, और दैन लगा के यूज हो तो वहां पे लेस का यूज करना। अगर यही वाला क्वेश्चन ऐसा आता, दोनों बुराइयों में ये थोड़ा सा कम है, थोड़ा सा कम बुरा है ये, दिस इज लेस, और यहाँ पे ना आर्टिकल चैप्टर में बताया है ना, याद है आर्टिकल चैप्टर में आपको पढ़ाया है कि जब भी कंपैरिजन ऑफ लगा के हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाना, दिस इज द लेसर, बट जब भी दैन लगा के हो रहा है तो मत लगाना, दिस इज लेसर देन द टू इवल्स, दोनों बुराइयों में ये थोड़ा कम है, तो यहाँ पे दैन लगा के कर रहे हैं ना, दैन लगा के कर रहे हैं तो लेस लगाना, ठीक है। कभी भी लेसर दैन नहीं होता है, लेसर के साथ हमेशा ऑफ होता है, लेसर के साथ हमेशा ऑफ यूज करना, और लेस रहे तो दैन यूज करना, और जब भी दैन लगा के कंपैरिजन हो रहा है तो कंपैरेटिव डिग्री के पहले द मत लगाना, लेकिन ऑफ वाले में लगाना। लेस को कहीं से भी पॉजिटिव मत समझना, ये भी कंपैरेटिव है, लेस भी कंपैरेटिव है और लेसर भी कंपैरेटिव है, और वही है, दोनों में डिफरेंस है कि ऑफ लगा के लेसर और दैन लगा के लेस। ठीक है, इसका मैं कुछ कुछ आपको एग्जांपल्स भी करवा रही हूँ। हाँ, ये देखो, ये वाला तो उस दिन करवाया था, ये वाला उस दिन करवा दिया था मैंने, कार वाला। आप 10th वाला एग्जाम्पल वहां पे कॉपी करो। नो ऐसा करती हूँ ना, चलो है यहाँ पे, आप 10th वाला एग्जाम्पल को कॉपी करिए। नो लेस या नो फ्यूअर देन 50 स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, ये फ्यूअर कंपेरेटिव डिग्री है, दैन लगा है तो कंपेरेटिव चाहिए, और लेस भी कंपेरेटिव है। लेस किसका कंपेरेटिव है, लिटिल का कंपेरेटिव है, लिटिल का कंपेरेटिव है जो कि अनकाउंटेबल है, और फ्यूअर फ्यू का कंपेरेटिव है जो कि काउंटेबल है, और स्टूडेंट को तो हम गिन सकते हैं ना,
50 10 चीजों को तो गिन रहे हैं, तो इसके लिए फ्यूअर लगाना, फ्यूअर, लेस मत लगाना। आप बोलोगे मैम फ्यू क्यों नहीं लगा रहे, नहीं लगा सकते ना, दैन लगा है, कंपैरेटिव डिग्री चाहिए, फ्यूअर चाहिए। दोनों सेंटेंस का आकांक्षा, दोनों सेंटेंस का मतलब सेम है, दोनों बुराइयों में ये थोड़ा सा कम है, दोनों का मतलब सेम है। एक जगह मैंने ऑफ लगा के किया है, एक जगह मैंने दैन लगा के किया, दैन लगा के किया है तो लेस लगाना, ऑफ लगा के लेसर लगाना। चलो ये एग्जाम्पल कॉपी करना, ऊपर वाले एग्जाम्पल सब कॉपी मत करना, ये करना। नेक्स्ट आ जाओ। ऑफ द मिलियंस ऑफ स्टार्स इन द स्काई, स्टार्स मतलब अनगिन, मतलब मिलियंस और ट्रिलियंस और थाउजेंड्स और 100 स्टार्स है, तारे हैं स्काई में। और जब भी 100s आ गया, सैकड़ों, हजारों, ये सब काउंटेबल चीजों का है। मिलियंस, ट्रिलियंस, तो हम स्टार्स को गिन सकते हैं, जितना दिख रहा है उसको तो गिन सकते हैं। तो हाउ मच स्टार्स नहीं होगा, हाउ मेनी स्टार्स। अगेन आ जाओ। लिटिल स्टूडेंट्स अटेंडेड द सेमिनार, मतलब बहुत कम स्टूडेंट्स ने सेमिनार अटेंड किया, तो स्टूडेंट्स तो काउंटेबल है, उसके लिए तो लिटिल नहीं लगाएंगे। ऐसे भी आप लिख सकते हो, फ्यू या लेस स्टूडेंट्स वर प्रेजेंट, फ्यू या लेस पीपल वर प्रेजेंट। तो लोगों को तो हम गिन सकते हैं ना, लेकिन लेस किसका कंपैरेटिव है, लेस किसका कंपैरेटिव है, लिटिल का। लेकिन लिटिल तो अनकाउंटेबल है, बट लोगों को तो हम गिन सकते हैं। फ्यू मतलब फ्यू मत करो, फ्यूअर है, क्योंकि दोनों कंपैरेटिव है ना, ये भी कंपैरेटिव, ये भी कंपैरेटिव। फ्यूअर, जितना हमने सोचा था। बोलोगे कि मैम यहाँ कंपैरेटिव आपने क्यों लगा दिया, यहाँ भी कंपैरिजन हो रहा, फ्यूअर लगा दिया, इसका मतलब है जितना हमने सोचा था उससे कम लोग प्रेजेंट थे। ओके, तो फ्यू काउंटेबल के लिए और लिटिल, लेस, लीस्ट सब अनकाउंटेबल के लिए, अनकाउंटेबल के। लेकिन लोगों को तो गिन सकते हैं ना। और भी इधर देती हूं मैं, इसे लिखा मैंने, he has fewer knowledge, उसका बहुत कम नॉलेज है। और नॉलेज तो अनकाउंटेबल नाउन है, नॉलेज तो अनकाउंटेबल नाउन है, और फ्यूअर तो काउंटेबल के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंस कंपैरेटिव डिग्री है ना, तो कंपैरेटिव डिग्री हटेगा तो कोई कंपैरेटिव डिग्री ही लगे। ही हैज लेस नॉलेज, ठीक है, लेस नॉलेज। अगर, क्योंकि कंपैरेटिव हटेगा, जितना हमने सोचा था ना उसके पास उससे कम ज्ञान है। अगर ये ऐसा रहता, ही हैज फ्यू नॉलेज, ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव डिग्री है ना। जब आप पॉजिटिव डिग्री हटाओगे तो उसके बदले कोई पॉजिटिव डिग्री ही लगाओगे ना, लिटिल लगाओगे, क्योंकि फ्यू पॉजिटिव है, ठीक है, और नॉलेज अनकाउंटेबल है, और अनकाउंटेबल चीजों के साथ फ्यू नहीं होगा, लिटिल होगा। बट चूंकि यहाँ पे फ्यूअर था, कंपैरेटिव था, तो लिटिल का कंपैरेटिव लेस होगा। There was little या few water available, फिर लिखा मैंने there was little या few drops of water available। हम पानी को नहीं गिन सकते हैं, बट पानी के बूंदों को गिन सकते हैं। पानी को नहीं गिन सकते हैं ना, जिस चीज को हम नहीं गिन सकते हैं उसके लिए लिटिल लगाएंगे, बट पानी के ड्रॉप्स को तो गिन सकते हैं। तो यहाँ पे फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जनरली हम लेस दैन के साथ लगाते हैं और बगैर दैन का भी लगा देते हैं, लेकिन जब भी ऑफ लगा हो ना तो उस केस में लेसर लगाना। अगर कुछ नहीं लगा हो तो हम लेस भी लगा लेते हैं।
जैसे मनी, मनी हाउ मेनी मनी नहीं होता है, हाउ मैनी मनी इज लेफ्ट, कितने पैसे बचे हैं, मनी अनकाउंटेबल है, ठीक है। मनी मनी की संख्या नहीं होती है, मनी की मात्रा होती है, अमाउंट होता है, अमाउंट में पे करते हैं ना, तो हाउ मच मनी। एक ऐसा क्वेश्चन भी आया तो लिखा हाउ मच मिल्क एंड eggs did he eat? How much milk, या लिखा मैंने how many books and copies were available? ठीक है, ये देखो, ये सेंटेंस जरा देखना, हाउ मच मिल्क एंड एग्स डिड ही ईट, उसने कितना मिल्क और एग्स खाया, मिल्क तो खैर पिया, एग्स के लिए ईट लगा दिया। तो यहाँ पे देखो, ये जो मिल्क है, मिल्क तो अनकाउंटेबल है, ओके, मिल्क तो अनकाउंटेबल है, और एग्स तो काउंटेबल है, एग्स तो काउंटेबल है, तो ये मच तो अनकाउंटेबल के लिए है ना, मिल्क के साथ तो फिट हो जाएगा, बट ये एग्स के साथ, ठीक है, एग्स तो काउंटेबल है, एग्स के साथ मच तो फिट नहीं होगा ना। ऐसा नहीं है कि हम एक मच लगा के दोनों में काम चला लेंगे, ऐसा तब होगा जब दोनों अनकाउंटेबल होता, ठीक है। हाउ मच मिल्क एंड यहाँ पर वाटर रहता, तो वाटर भी अनकाउंटेबल और मिल्क भी अनकाउंटेबल, तो एक मच लगा के हम काम चला लेते, बट यहाँ तो एक अनकाउंटेबल आ गया, एक काउंटेबल आ गया, तो फिर दोबारा आपको लगाना होगा हाउ मच मिल्क एंड हाउ मेनी एग्स, एग्स के लिए मनी लगाना हो। बट यहाँ पे देखो, बुक्स भी काउंटेबल है और कॉपीज भी काउंटेबल है, दोनों काउंटेबल है, और हम तो एक मेनी से काम चला लेंगे, 2 बार मेनी लगाने की जरूरत नहीं, ओके, 2 बार मेनी नहीं लगाएंगे क्योंकि एक ही से काम हो जाएगा, क्योंकि दोनों काउंटेबल है और मेनी भी काउंटेबल के, लेकिन एक अनकाउंटेबल आ गया और एक काउंटेबल आ गया, तो उस केस में अलग अलग लगाना होगा, हाउ मच मिल्क एंड हाउ मेनी एग्स। लिटिल वाटर का मतलब होता है कुछ पानी, और सम वाटर, सम अलग है, सम का मतलब है थोड़ा बहुत अवेलेबल था, लिटिल तो ना के बराबर। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, लिटिल और मच और फ्यू और मैनी, ये सब के बीच का डिफरेंस, ठीक है, ये भी हो गया। अब आ जाओ नेक्स्ट, और लिटिल और फ्यू तक हो गया, ठीक है, लिटिल और फ्यू। अब आ जाओ ओल्ड ओल्डर, तो नेक्स्ट लगा दिया, लेट लेटर, अभी मुझे को डिग्री अच्छे से करवा लेने दीजिए। अब आ जाओ ओल्ड, कभी कभी किसी का 2 कंपैरेटिव बनता है, ओल्ड, ओल्ड का 2 मतलब होता है, एक ओल्ड का मतलब पुराना होता है, और एक ओल्ड का मतलब किसी की उम्र बताने के लिए भी, शी इज 2 years old, शी इज 30 years old, एक एज बताने के लिए भी हम ओल्ड का यूज करते हैं, और ओल्ड का 2 कंपैरेटिव बनता है, एक ओल्ड का एल्डर बनता है और एक ओल्ड का ओल्डर बनता है। उसी तरह जिसका एल्डर बनता है उसका एल्डेस्ट, और जिसका ओल्डर बनता है उसका ओल्डेस्ट, ठीक है। ओल्ड का 2 बनता है, वो एल्डर भी बनता है ओल्डर भी बनता है, दोनों कंपैरेटिव है, और जिसका एल्डर बन रहा है उसी का एल्डेस्ट, जिसका ओल्डर बन रहा है उसी का ओल्डेस्ट। उसी तरह फार का, सबका पहले लिख लो, फार, फार का मतलब है दूर, एक फार का फारदर बनता है और एक फार का फर्दर बनता है, दोनों के बीच में अलग अलग दोनों का मीनिंग है। जिसका फारदर बनता है उसी का फारदेस्ट बनता है, और जिसका फर्दर बनता है उसी का फर्दस्ट। ये लेट और लेटर वाला भी आता है एग्जाम में,
लेट, लेट का मतलब होता है देर से। कभी कभी किसी की डेथ हो जाती है तो उसके नाम के आगे भी लेट लगा लेते हैं। स्वर्गवासी किसी व्यक्ति के लिए लेट लगा देते हैं। तो लेट का एक लेटर बनता है, लेटर, लेटर, जरा स्पेलिंग देखना। और एक बनता है, ये एग्जाम का फेवरेट है, लैटर। स्पेलिंग देखना, एक में सिंगल टी है और एक में डबल टी। ये लेटर है, ये लैटर है। और जिसका लेटर बनता है उसी का लेटेस्ट, और जिसका लैटर बनता है उसी का लास्ट। आप इतना तीनों को पहले लिखिए, फिर हम तीनों को अलग अलग डिस्कस करें। हो गया, लिख लिया ना? कल मॉक में लैटर था, मैंने लेटर लगा दिया था। ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। नहीं, लेटेस्ट कोई वर्ड नहीं होता इसीलिए मैंने बोला था ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आपके मॉक में भी मिला होगा, जहां लेटर की जरूरत है लैटर लगा देंगे, और जहां लैटर की जरूरत है लेटर लगा देंगे। और लेटेस्ट नहीं होता है, लास्ट होता है। अरे लेटेस्ट नहीं होता है, लास्ट। अच्छा, एक चीज और लिख लो, नियर। नियर का मतलब है पास, और नियर का एक ही बनता है, नियर का एक ही बनता है, नियरर। ठीक है, नियरर। और इसका नियरेस्ट, इसका दो सुपरलेटिव बनता है, एक नियरेस्ट भी बनता है और एक नेक्स्ट भी बनता है, नेक्स्ट भी बनता है। आज मॉक में फ्रेजाइल का सिनोनिम आया था, तो लिख दिया होगा ना, सब पढ़ लिए हो। अब आपका मॉक में, अब आपका मॉक में, हाँ, फ्रेजाइल का क्या था? फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत नाजुक, डेलिकेट। अब आपके मॉक में वर्ड पावर बनना शुरू हो जाना चाहिए। मेरे इंग्लिश में अभी आप बहुत, आपका मार्क्स ठीक ठाक है अंकित, अभी थोड़ा सा और भी बढ़ाना होगा। मेरे को 45 प्लस चाहिए। और एक होता है ना, पहले लिखो इसको, लिख लो, लिख लो सब, उसके बाद में बताती हूँ। ओल्ड और ओल्डर और एल्डर और ओल्डर को डिस्कस करते हैं, ठीक है। जिसका एल्डर बनता है उसका सुपरलेटिव एल्डेस्ट, और जिसका ओल्डर बनता है उसका ओल्डेस्ट। उसी तरह फार्दर का फार्देस्ट, और फर्दर का फर्देस्ट। और ये सबका अभी मैं अच्छे से बता रही हूँ कि आखिर ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस। लिख लिया इसको। मॉक का टेस्ट, मॉक में मेरे 130 मार्क्स आ रहे हैं, 45 मार्क्स दे दिया हूँ। आपका स्कोर आदित्य बहुत अच्छा है, आपने 45 मार्क्स दिया है और आपका मॉक में 130 आ रहा है। वेरी गुड स्कोर, वेरी गुड। ऐसे ही लगे रहना, और आपके पास अभी टाइम है यार, ठीक है, आपके पास अभी टाइम है। ओके, अभी आपके पास 2.5 महीना टाइम है, आपको बहुत ज्यादा आगे पहुंच जाएगा, एकदम टेंशन लेने की बात नहीं है। बस आदित्य देखिए, ठीक है, आदित्य देखिए कि आपका नंबर कहाँ कट रहा है। चाहे मैथ्स हो, एनालिसिस करिए, चाहे मैथ्स में मेरा बार बार नंबर कहाँ कट रहा है, इंग्लिश में मेरे नंबर बार बार कहाँ कट रहे हैं, क्या मेरा इंग्लिश में बार बार नंबर वोकैब में कट रहा है,
जो मतलब एक मॉक से डिसाइड नहीं किया जाता है, ठीक है, कि मेरा ये पोर्शन वीक है। एक मॉक में कुछ मैटर नहीं करता है, मॉक्स में बार बार कहाँ कट रहा है वो आपका वीक पोर्शन है, मुझे उसका रिवीजन चाहिए। क्या मेरा क्लोज टेस्ट में कट रहा है, क्योंकि प्री में तो पैसेज नहीं दे रहे होंगे, PQRS में कट रहा है, क्या मेरा ग्रामर में कट रहा है, और ग्रामर में भी कौन सा चैप्टर में ज्यादा कट रहा है, वो सबको रिवीजन करते रहिए। मेरे मॉक में पुसिलैनिमस का एंटोनिम आया था, तो कर लिया होगा, कर लिया होगा। पुसिलैनिमस मतलब पुसी कैट, अभी तो हाल फिलहाल में ही करवाते। पुसिलैनिमस का मतलब होता है भीगी बिल्ली, डरपोक, किया होगा आपने। 100 में से 60 आ रहे हैं, ज्यादातर मार्क्स वोकैब में कट रहा है, तो वोकैब में कट रहा है तो वर्क करना होगा ना, ठीक है, वर्क करना होगा। और अपना मार्क्स को लेके इतना दुखी होने की जरूरत नहीं है। आप लोगों का तो 130 तक पहुंच रहा है, कई बच्चे 90s में रह जाते थे, लेकिन लगे 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 वो हो जाता है। लगे रहिए, लगे रहिए, सबका वही हाल होता है, टेंशन नहीं लेना। चलो अब आ जाओ एल्डर। ओल्डर और एल्डर में क्या डिफरेंस? ओल्डर और एल्डर ये प्रॉब्लम किया था, ठीक है। बुक्स में देखोगे ना, बहुत सारे जो मार्केट में पुराने बुक्स अवेलेबल है, लेकिन एसएससी ने उसको आंसर माना ही नहीं था, उन्होंने अपना निकाल के दे दिया था। बच्चे क्या करेंगे, हमारे बुक पढ़ के ही तो जाएंगे ना एग्जाम देने, और उन्हें क्या है कि जो बुक में लिखा है वही करेक्ट है, बट उन्होंने बुक को नहीं माना था और ऑक्सफोर्ड का कहीं से एक्सप्लेनेशन निकाल के दे दिया था, उसी को सही माना था। देखो वो क्या बोलते हैं कि बुक्स में लिखा हुआ क्या मिल जाता है कि ओल्डर जो होता है ये पर्सन्स के लिए भी यूज होता है और थिंग्स के लिए भी यूज होता है, ठीक है। लेकिन जो एल्डर है ये सिर्फ और सिर्फ पर्सन्स के लिए, ये कभी भी थिंग्स के साथ यूज नहीं होता है। हम दो चीजों को कंपेयर करेंगे ना, तो वहां पे एल्डर का यूज नहीं करेंगे, बट हम दो चीजों को कंपेयर करने के लिए ओल्डर यूज कर सकते हैं, ठीक है, ओल्डर यूज कर सकते हैं। तो ओल्डर पर्सन्स के साथ भी, ठीक है, और ओल्डर चीजों के साथ भी, और एल्डर सिर्फ पर्सन्स के साथ। और ओल्डर के साथ जनरली हम दैन लगाते हैं प्रेपोजिशन, और एल्डर के साथ हम टू लगाते हैं, टू का यूज होता है। मैथ्स और जीएस में कम आ रहा है तो आपको देखना है ना कि कहाँ पे कम आ रहा है, कहाँ पे कम आ रहा है, और उसी पे वर्क करना है। मॉक्स के मार्क्स को लेके ना, बहुत कम कम नंबर वाले मॉक्स में बच्चे एग्जाम निकाले हैं। मॉक्स के मार्क्स को बहुत ज्यादा दिल से नहीं लगाना है, ओके। तो ओल्डर पर्सन के साथ भी और थिंग्स के साथ भी, और एल्डर पर्सन के साथ थिंग्स के साथ यूज नहीं होता, और एल्डर के साथ टू लगता है और ओल्डर के साथ दैन लगता है। देखो अब दोनों तो पर्सन के साथ यूज होता है, ठीक है, दोनों पर्सन के साथ यूज होता है। तो बुक्स वगैरह में देखोगे ना, ऐसा लिख देते हैं कि एल्डर अपने भाई बहन में कंपैरिजन हो रहा है ना, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, अपने भाई बहन में कंपैरिजन हो रहा है तो एल्डर लगाना, ठीक है। और यहाँ पर अपने दोस्त वगैरह में कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, फ्रेंड्स वगैरह में हो रहा है। आप बोलोगे मैम ये भी तो पर्सन के साथ और ये भी तो पर्सन के साथ, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? ये फ्रेंड्स के साथ है, जो आपके फैमिली मेंबर्स नहीं है। ब्लड रिलेशंस में अपने भाई बहन में कंपैरिजन हो रहा है तो एल्डर लगाना, और भाई बहन नहीं है, फैमिली मेंबर्स नहीं है, तो आप ओल्डर लगा देना। इसी इसी एक्सप्लेनेशन के आधार पे बच्चे हमारे करके आ गए थे आंसर, बट एसएससी ने उसको नहीं माना। और फिर मैंने भी देखा, स्टडी वगैरह किया है, तो ठीक है बुक्स वगैरह में, पुराने बुक्स वगैरह में लिख देते हैं, लेकिन मॉडर्न इंग्लिश में अब इसको नहीं मानते, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश में इसको नहीं मानते। ये जो जरूरी नहीं है ना कि हम एल्डर मेंबर्स ऑफ सेम, सॉरी, जो एल्डर है वो तो मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली में लगाते हैं, ठीक है, एल्डर्स मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली में लगाते हैं। बट ये जो ओल्डर है, लिख लेना, ओल्डर जरूरी नहीं है कि फैमिली मेंबर्स नहीं हो तभी लगाएंगे, हम दोनों के लिए ओल्डर लगा सकते हैं। ओल्डर्स मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली के लिए भी लगा सकते हैं, और फ्रेंड्स वगैरह में तुलना हो रहा है उसके लिए भी लगा सकते हैं। तो ये कहीं लिख लीजिए। एग्जाम में क्या आया था, देखो एग्जाम में ऐसा आया था, एक मिनट, एग्जाम में ऐसा आया था, ही इज
ओल्डर देन हिज ब्रदर, ही जो है अपने भाई से ज्यादा बड़ा है। तो उस स्टूडेंट्स को लगा, एक क्वेश्चन आया था 1-2 साल पहले की बात है, लगा कि ही और उसके भाई में कंपैरिजन हो रहा है ना, और अपने भाई बहन में कंपैरिजन हो रहा है, अपने भाई बहन में कंपैरिजन हो रहा है, तो हम एल्डर का यूज करते हैं, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने एल्डर लगा दिया था। एल्डर के साथ टू यूज होता है, एल्डर लगा दिया था। ठीक है, जब आंसर की आया था तो एसएससी ने इसको रॉन्ग नहीं माना था, एसएससी ने इसको नो एरर माना था, करेक्ट माना था। फिर स्टूडेंट्स ने चैलेंज भी किया। हमने तो ग्रामर के बुक्स में पढ़ा है ना कि ओल्डर का यूज हमेशा दोस्त वगैरह में कंपैरिजन हो रहा है तब होता है, ब्लड रिलेशंस में अपने भाई बहन में कंपैरिजन हो रहा है तो हम एल्डर का यूज करते हैं। ठीक है, ये क्यों काट दिया, ये तो सही है, ये वाला सही है। एल्डर का यूज तो हम अपने भाई बहन के कंपैरिजन में यूज करते हैं। ठीक है, मेंबर्स ऑफ सेम फैमिली, और यहाँ भी तो भाई बहन भाई में ही कंपैरिजन हो रहा है तो एल्डर लगना चाहिए, बट एसएससी ने इसको एरर नहीं माना था और उन्होंने एक ऑक्सफोर्ड का एक्सप्लेनेशन डाल दिया था। ठीक है, और कहीं से गलत तो था नहीं, बट हमारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो गए थे क्योंकि वो बुक में पढ़ के गए थे। तो अब आप ये मान के रखो कि एल्डर जो है, एल्डर तो अपने भाई बहन में यूज होता है। ठीक है, एल्डर अपने भाई बहन में यूज होता है, लेकिन ओल्डर का हम अपने भाई बहन में भी यूज कर सकते हैं और दोस्तों के लिए भी यूज कर सकते हैं, दोस्तों के लिए। जो बच्चा हमारा, देखो जो बच्चे को क्लोज टेस्ट में वो क्रैश कोर्स ज्वाइन करेंगे, खास करके स्टेनो वाले, वैसे अपने से भी आप कर सकते हो, बट मुझे नहीं लगता है ना कि अपने से इतना ज्यादा अग्रेसिव आप करोगे, खास करके हमारे स्टेनो वाले स्टूडेंट्स जिसका एग्जाम सबसे पहले अगस्त में है। ये जो क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है ना, उसमें 1 बजे वाले बैच में हर दिन, ठीक है, हर दिन क्लोज टेस्ट, हर दिन PQRS, ये तो होने ही है, और हर दिन वो कैब। ठीक है, किसी दिन क्लोज टेस्ट तो हर ही दिन होगा, क्लोज टेस्ट के कॉम्बिनेशन में किसी दिन PQRS रहेगा और किसी दिन क्लोज टेस्ट के साथ पैसेज रहेगा, और वो कैब भी हर दिन होने ही। ठीक है, हर दिन मतलब मंडे से फ्राइडे। तो हो सकता है, वैसे तो आप अपने से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको लगता है ना कि आप डिसिप्लिन्ड हो, अपने से कर सकते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आप चाहते हो, ठीक है, कि अग्रेसिव प्रैक्टिस हो जाए, ओके, इम्प्रूवमेंट हो जाए, तो आप क्रैश कोर्स जरूर ज्वाइन करिए। क्रैश कोर्स में सबसे पहले हमें ध्यान देना है स्टेनो, मतलब पैसेज, PQRS और उसी को। तो ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है कि एल्डर सिर्फ फैमिली मेंबर्स के लिए और ओल्डर दोनों के लिए। ठीक है, और एल्डर चीजों के साथ यूज नहीं करते हैं, एल्डर लोगों के साथ हो सकता है। एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे लिखा मैंने लिखा ही इज एल्डर टू हिज ब्रदर, और ही इज ओल्डर than his brother, या he is elder to his friend, या he is older than his friend। This is the oldest या eldest temple in the village। PQRS की कोई थ्योरी नहीं होता है, PQRS का कोई थ्योरी नहीं होता है।
यहाँ पे अपने भाई बहन में कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे उसके भाई से कंपैरिजन हो रहा है, और अपने भाई बहन में हम एल्डर का भी यूज कर सकते हैं और ओल्डर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, एल्डर और ओल्डर दोनों का यूज होता है। ओल्डर हम ओल्डर का यूज अपने भाई बहन के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, और फ्रेंड के साथ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो भाई के साथ हो रहा है, दोनों करेक्ट। ही इज एल्डर टू हिज फ्रेंड, बट यहाँ फ्रेंड की बात हो रही है तो हम एल्डर नहीं यूज करेंगे, क्योंकि एल्डर सिर्फ अपने भाई बहन में, और ओल्डर अपने भाई बहन और दोस्त दोनों के साथ। तो ये वाला सही है। ठीक है, यहाँ दोस्त की बात हो रही है तो ओल्डर तो लगेगा। और यहाँ नॉन लिविंग थिंग है, ये हमारे गांव का सबसे पुराना टेम्पल है, मंदिर है, और एल्डेस्ट नॉन लिविंग के लिए यूज नहीं होगा ना, ओल्डेस्ट हो सकता है। ये सब बहाना मत दीजिए, वो क्या आप याद करके भूल जाते हैं। अब देखो कि बाकी बच्चे कैसे याद रख रहे हैं, ये सब बहाना नहीं चलेगा। ठीक है, बस ये याद रखो, ओल्ड एल्डर सेम फैमिली मेंबर्स के लिए, और ओल्डर सेम के लिए भी और दोस्तों के लिए भी। और थिंग्स के साथ कभी भी एल्डर एल्डेस्ट नहीं हो सकता, थिंग्स के साथ ओल्डर ओल्डेस्ट होता है, ओल्डर ओल्डेस्ट। एल्डर के साथ टू लगाना और ओल्डर के साथ देन लगाना। ठीक है, ओल्डर के साथ देन। चलो ये भी हो गया। अब आ जाओ फर्दर और फर्देस्ट। फर्दर, अच्छा फार का ही फर्दर बन रहा था ना, फार मतलब दूर, और इसका फार्दर बन रहा था, और इसी का फारदेस्ट अरे इसी का फर्दर, एक फार बन रहा था, फार का फार्दर, और एक फर्दर, और जिसका फार्दर बन रहा था उसी का फारदेस्ट। ठीक है, और उसी का फर्देस्ट बन रहा था। अब दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं क्या है, फार्दर और फार्दर। ये जो फार्दर है ये दूरी के सेंस में, ओके, दो के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, दो के बीच में ये ज्यादा दूर है, दूरी के सेंस में, डिस्टेंस के सेंस। और बोलते हैं ना फॉर फर्दर डिटेल्स, आगे की जानकारी के लिए आप कांटेक्ट करिए। ये फर्दर का मतलब होता है एडिशनल या नेक्स्ट, फॉर नेक्स्ट डिटेल्स या एडिशनल, इसका मतलब होता है अगला, अगले जानकारी के लिए, अगला या अगले जानकारी के लिए। फर्दर डिटेल्स, फर्दर का मतलब होता है नेक्स्ट के सेंस में। My house is farther या further from the village. He is going to the US for farther या फर्दर स्टडीज, आगे की पढ़ाई के लिए वो यूएस जा रहा है। देखो ऊपर वाले सेंटेंस में दूरी का सेंस आ रहा है ना, दूरी का, मेरा जो घर है वो गांव से बहुत दूर है, दूरी के सेंस में फर्दर मत लगाना, ओके, दूरी के सेंस में फार्दर लगाना। बट वो यूएस जा रहा है आगे की पढ़ाई के लिए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन के लिए भी, फर्दर डिटेल्स, फर्दर जानकारी, तो इसके लिए फर्दर लगाना, फर्दर।
ओके, ये फर्दर और फर्दर हो गया। अब आ जाओ लैटर वाला। ठीक है, एक लेट करवाया था, लेट का एक बताया था लेटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। लेटर का सेंस में लैटर लगा देंगे, और लेटर का लेटेस्ट, और लैटर का लैटेस्ट नहीं होता, लैटर का लास्ट होता है। अब बोलोगे मैम लेटर और लैटर, इसको लेटर पढ़ना, इसको लेटर मत पढ़ना, इसको लैटर पढ़ना, डबल टी है इसमें, डबल टी। ये लेटर टाइम के सेंस में, ये लेटर का हिंदी भी करोगे, आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं बाद में आपसे बात करूं। और ये भी लैटर का मतलब भी होता है बाद, बाद में, बाद का सेंस है। लेकिन ये लैटर टाइम बताता है, और ये लैटर सीक्वेंस बताता है। सीक्वेंस मतलब क्रम, जो क्रम में बाद है। ठीक है, बता रही हूँ उसका क्रम में बाद में आ रहा है। और उसी तरह लेटर का लेटेस्ट बनता है, लेटेस्ट न्यूज, जो टाइम में हाल फिलहाल में न्यूज है। और ये लास्ट भी क्या बताता है, ये लास्ट सीक्वेंस बताता है, लास्ट में आना, लास्ट में उसको दिया गया क्रम, क्रम के सेंस में, इसीलिए लैटर का लास्ट बनता है। डिफरेंस बता रही हूँ। ये लेटर, आई विल टॉक टू यू लेटर, ये किस सेंस में, टाइम के सेंस में। ठीक है, और लैटर सीक्वेंस में, सीक्वेंस का मतलब है क्रम में जिसकी बारी बाद में आ रही है, ये सीक्वेंस है, क्रम ऑर्डर के सेंस में से मैंने लिखा। देखो ये लैटर का यूज कैसे करते हैं, कहां पे कैसे यूज करेगा। मैंने लिखा राम एंड मोहन, राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। इसको कहां पे यूज करते हैं, ये बहुत जगह आपको काम आने वाला, पैसेज वगैरह में भी काम आएगा। पैसेज में ना बोल देंगे द लैटर, लैटर बॉय, जो बाद वाला लड़का है ना वो ज्यादा ईमानदार था, तो आपको लगेगा ये लैटर क्या है। राम एंड मोहन आर फ्रेंड्स। फिर मैंने लिखा ही इज वाइज एंड ही इज फुलिश। राम और मोहन दोनों दोस्त है, एक समझदार है और एक बेवकूफ है। तो आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये राम और मोहन दोनों लड़के हैं, ही इज वाइज, तो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ही कौन है, ये ही राम के बारे में बात हो रही है या ही मोहन है। अगर कोई लड़की होती तो मैं शी लगा देती, ही और शी से क्लियर हो जाता है कि किसके बारे में बात हो रहा है। बट यहाँ तो दोनों लड़के हैं, तो क्लियर नहीं हो रहा है कि ही इज वाइज मतलब राम वाइज है या मोहन वाइज है, और ही इज फुलिश में राम बेवकूफ है या मोहन बेवकूफ है, क्लियर नहीं हो रहा। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं द फॉर्मर। फॉर्मर का मतलब होता है पूर्व, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, पूर्व मतलब पहले, फॉर्मर मतलब पहले, एंड द लैटर, द लैटर इज फुलिश। अब देखो क्लियर हो गया आपका। राम और मोहन दोनों दोस्त है, क्रम में किसका नाम पहले, सीक्वेंस में, सीक्वेंस में क्रम में पहला नाम राम का है, तो मैं राम के लिए क्या लगा दूंगी, राम के लिए फॉर्मर लगा दूंगी। फॉर्मर का मतलब होता है पहले। और बाद, लैटर का मतलब भी होता है बाद, बाद वाला, बाद में किसका नाम है, मोहन का नाम है, तो मैं लैटर लगा दूं। लैटर इज फुलिश मतलब क्रम में नाम बाद मोहन का है। यहाँ पे लेटर मत लगाना, लेटर इज फुलिश मत लगाना, क्योंकि लेटर हम किस लिए लगाते हैं, लेटर तो टाइम बताने के लिए लगाते हैं ना। तो यहाँ टाइम का सेंस थोड़ी जा रहा है, पहला वाला ईमानदार है और दूसरा मतलब वाइज है और दूसरा वाला बेवकूफ है, तो लैटर लगाते हैं। ठीक है, अगर यही टाइम का सेंस होता, टाइम का सेंस होता तो मैं क्या लिखती, आई विल टॉक टू यू लेटर होगा या लैटर होगा, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। ठीक है, तो यहाँ तो टाइम का सेंस आ रहा है ना, क्रम का सेंस तो नहीं आ रहा, टाइम का सेंस, तो लेटर लगाना, क्योंकि यहाँ हम टाइम के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, आई विल टॉक टू यू लैटर नहीं होगा,
आई विल टॉक टू यू लेटर, मैं बाद में आपसे बात करूंगी, अभी अभी वाले टाइम में मैं फ्री नहीं हूं, मैं बाद में बात करती। बट यहाँ तो क्रम बताया जा रहा है, क्रम में पहले राम मोहन। ओके चलो, और ऐसा बोलते हैं ना, गिव मी द लेटेस्ट न्यूज, मेरे को लेटेस्ट न्यूज दीजिए। लेटेस्ट न्यूज मतलब लेटर का ही लेटेस्ट बनता है, ठीक है, लेटर का ही लेटेस्ट बन रहा था ना, मेरे को हाल फिलहाल में टाइम में जो सबसे हाल फिलहाल का न्यूज है वो दो, तो लेटेस्ट लगा दिया, लेटेस्ट। लास्ट तो क्रम के सेंस में, अगर ऐसा लिखा था होता मैं, ऑफ द थ्री फ्रेंड्स, ऑफ द थ्री फ्रेंड्स he was the latest या लास्ट टू कम, तीनों दोस्त में वो सबसे लास्ट में आया या सबसे लेटेस्ट में आया, बताना, क्योंकि दोनों सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। 3 की बात हो रही है, 2 से ज्यादा के लिए हम सुपरलेटिव का यूज करते हैं ना, लेटेस्ट भी तो सुपरलेटिव है, बट किसका, लेटर का, टाइम के सेंस में। बट यहाँ तो क्रम की बात हो रही है ना, 3 दोस्त के बीच में कंपैरिजन हो रहा है, एक दोस्त, 2 दोस्त, 3 दोस्त, पहला दोस्त, दूसरा दोस्त और तीसरा दोस्त, तो दोनों दोस्त के कंपैरिजन में वो सबसे लास्ट में आया, लास्ट होगा, लास्ट। अगर ऐसा रहता, ऑफ द थ्री फ्रेंड्स he was the latter to come, ऐसा भी रहा था, तीनों दोस्त में वो सबसे बाद में आया, ठीक है, सबसे बाद में आया लैटर। तो आप बोलोगे मैम लैटर भी तो सीक्वेंस बताता है, बट लैटर कंपैरेटिव डिग्री है ना 2 के लिए, बट यहाँ तो 2 दोस्त नहीं, 3 दोस्त की बात हो रही है ना, 2 से ज्यादा के लिए लास्ट लगाओ। अगर 2 दोस्त की बात होती ना, ऑफ द 2 फ्रेंड्स, अगर 2 दोस्त की बात होती तो मैं लैटर लगाती, 2 के लिए लैटर, 2 से ज्यादा के लिए लास्ट। ठीक है, लास्ट है, 2 से ज्यादा लोग हैं तो लास्ट लगाना, अगर क्रम में 2 लोगों की बात हो रही है तो लैटर लगाना, तो ये लैटर वाला याद रखना। लेट लैटर हो गया, अब आ जाओ लास्ट वाला एक, आ जाओ 4 लिखो, 4 वर्ड का मतलब होता है पहले, पहले, ठीक है, रुको अच्छे से लिखती हूँ इसको, ये लास्ट ही है, या अभी हम लोग डिग्रीज कर रहे हैं, ठीक है, डिग्रीज में मेन करवा दिया, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। जैसे बिफोर वर्ड होता है ना, बिफोर वर्ड में 4 होता है, 4 का मतलब है पहले, आपके 4 फादर्स होते हैं, 4 फादर्स मतलब आपके पूर्वज, तो आप बोलोगे मैम अर्ली का भी, तो अर्ली भी होता है, अर्ली का मतलब भी पहले होता है, अर्ली का, जैसे अर्लियर होता है, अर्लियर मतलब 2 के बीच में, और अर्लीस्ट मतलब सबसे पहले, तो इसका भी बनता है अर्लीस्ट, उसी तरह 4 का बनता है, अर्ली का तो एक ही बनता है कंपैरेटिव, एक ही सुपरलेटिव, बट FORE 4 का एक होता है फॉर्मर, जैसे बोलते हैं ना फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब होता है बाद में, और फॉर्मर का ही उल्टा होता है लैटर,
ठीक है, फॉर्मर का ही उल्टा होता है लैटर। सीक्वेंस में, क्रम में पहले कौन थे? मनमोहन सिंह फॉर्मर, ये भी क्रम बताता है। और लैटर मतलब बाद वाला, जैसे लैटर क्रम में बाद होता है ना, उसी तरह फॉर्मर क्रम में पहले पहले होता है। और इसका सुपरलेटिव अलग बनता है। इसका एक सुपरलेटिव बनता है फॉर मोस्ट, ठीक है, और एक बनता है पहले एक बनता है फर्स्ट और एक बनता है फोरमोस्ट, और दोनों का मतलब अलग है, दोनों का मीनिंग बिल्कुल अलग है। फॉर्मर का उल्टा लैटर, कहीं से भी ना, फॉर्मर का उल्टा लेटर मत लगाना, लेटर नहीं होगा। लेटर तो टाइम के सेंस में, फॉर्मर इज पूर्व क्रम में, और इसका उल्टा होगा लैटर। लैटर लैटर मतलब क्रम में बाद, क्योंकि फॉर्मर भी कहीं से टाइम नहीं बताता। और ये लेटर का उल्टा क्या हो जाएगा? अर्लियर होगा। अर्लियर टाइम के सेंस में, अर्लियर मतलब पहले, और लेटर इज बाद में। अर्लियर का उल्टा लेटर होगा, क्योंकि दोनों टाइम बताता है, ठीक है। लेकिन ये जो फॉर्मर है, फॉर्मर क्रम बताता है, तो इसका उल्टा लैटर होगा। लैटर ये सीक्वेंस में, अर्लियर, अर्लियर सिविलाइजेशन, जो पहले वाली सभ्यता होती। ओके, अब आएगा कि मैम फॉर्मर तो चलो पता चल गया, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह। और फर्स्ट का मतलब भी होता है क्रम में पहले, ठीक है। फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब है क्रम में पहले, और लास्ट का मतलब है क्रम में लास्ट। जैसे फर्स्ट क्रम में सबसे पहले, ये भी सुपरलेटिव डिग्री है, और इसका उल्टा हो जाता है लास्ट, क्रम में सबसे लास्ट। अब आप मुझे बोलोगे मैम फोरमोस्ट का मतलब क्या होता है? ठीक है, फोरमोस्ट, अच्छा आपने ऐसा सुना है, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट। एग्जाम तैयारी करने, एग्जाम में एंट्री लेने के पहले सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करना है, ऐसे बोलते हैं ना, द फर्स्ट एंड फोरमोस्ट थिंग। तो फर्स्ट का मतलब तो क्रम में पहले, और फोरमोस्ट का मतलब होता है क्रम वगैरह नहीं, इंपॉर्टेंट, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण चीज। तो ये फोरमोस्ट जो था ना, बिल्कुल अलग है। फोरमोस्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। नीदर ऑफ के साथ प्लूरल आएगा, मतलब ऐसा ऐसा क्यों पूछ रहे हो आकांक्षा, इतना इजी इजी चीज जो पढ़ ली है। नीदर ऑफ के साथ नाउन प्लूरल आएगा, वर्ब सिंगुलर आएगा। नीदर ऑफ मतलब दो में से कोई एक भी नहीं। नियर, नियर का मतलब है दो, करवा देती हूँ उसको। नियर मतलब दो के बीच में, पास, ठीक है। ऐसा एक क्वेश्चन था, इंदिरा गांधी, फोरमोस्ट मतलब महत्वपूर्ण होता है, फोरमोस्ट क्रम नहीं बताता। इंदिरा गांधी वॉज द फर्स्ट, ऐसा कुछ लगा के दे दिया था, फर्स्ट लीडर ऑफ इंडिया। लेकिन इंदिरा गांधी इंडिया की पहली लीडर थोड़ी थी, ऐसा थोड़ी था कि इंदिरा गांधी इंडिया की फर्स्ट लीडर थी, तो वहां पे फर्स्ट नहीं लगना चाहिए, फोरमोस्ट लगना चाहिए। मतलब इंदिरा गांधी एक बहुत महत्वपूर्ण लीडर थी, ना वो फॉर्मर थी ना वो फर्स्ट थी, फोरमोस्ट थी। जैसे नियर का नियरर है, उसी तरह नियरेस्ट और एक होता है नेक्स्ट।
नेक्स्ट का मतलब होता है जस्ट अगला, नियरेस्ट का मतलब होता है सबसे नजदीक। से लिखा माई हाउस, माई हाउस इज नियरर देन हर्स, मेरा घर उसके घर से नजदीक है। ठीक है, नियरर है, नियरर क्या सेंस में, नियरर पास के सेंस में। नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, he lives in the next house। नेक्स्ट का मतलब होता है जस्ट अगला, नेक्स्ट क्लास, ऐसा बोलते हो ना आप, नेक्स्ट एग्जामिनेशन आपका कब है। नेक्स्ट एक अलग वर्ड है, नेक्स्ट का मतलब होता है बहुत पास के सेंस में नहीं, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, नेक्स्ट हाउस, जस्ट बगल, जस्ट अगला घर, नेक्स्ट एग्जाम, आपका अगला एग्जाम कौन सा है, नेक्स्ट मूवी, अगला मूवी कौन सा आएगा। ठीक है, और याद रखना कि ये जो नेक्स्ट है ना, एक वर्ड होता है नेक्स्ट, ठीक है, और एक होता है नेक्स्ट टू, सॉरी नेक्स्ट टू, दोनों में डिफरेंस है। ठीक है, ही इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, मेरे बगल में बैठी है। नेक्स्ट जो है ये वाक्य में एडजेक्टिव भी होता है। अभी तो मैं एडजेक्टिव के फॉर्म में करवा रही हूँ, अभी मैं एडजेक्टिव करवा रही हूँ ना, नियर का नियरर बन रहा था, और दूसरा उसका सुपरलेटिव नियरेस्ट भी बन रहा था, और नेक्स्ट, तो अभी मैं एडजेक्टिव के फॉर्म में करवा रही हूँ। वैसे नेक्स्ट एडवर्ब भी होता है, लेकिन ये अगर ये नेक्स्ट के साथ टू लग गया तो ये कहीं से भी एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता, वो प्रेपोजिशन हो जाएगा, प्रेपोजिशन हो जाएगा। इसे लिखा मैंने, ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, वो जस्ट बगल के घर में रहता है। और फिर मैंने लिखा when you see him next, give him the message, जब आप उसे अगली बार देखोगे तो आप मैसेज दे देना। और he is sitting next to me नहीं होगा, ओके, he is sitting next to me नहीं होता, he is sitting next to me, वो मेरे जस्ट बगल में बैठा हुआ है। ओके, नेक्स्ट का मतलब होता है अगला, जस्ट अगला घर। तो यहाँ पे देखो, he lives in the next house, हाउस क्या है, नाउन, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। यहाँ नेक्स्ट हाउस की विशेषता बता रहा है, यहाँ नेक्स्ट किसकी विशेषता बता रहा है, जब आप अगली बार उसको देखोगे, नेक्स्ट टाइम उसको देखोगे, देखने की, और ये वर्ब है, और वर्ब की विशेषता एडवर्ब। तो नेक्स्ट एडजेक्टिव भी होता है, नेक्स्ट एडवर्ब भी होता है, बट नेक्स्ट टू एडजेक्टिव एडवर्ब नहीं होता, नेक्स्ट टू हमेशा प्रेपोजिशन होता है। और प्रेपोजिशन के बाद एक ऑब्जेक्ट आता है, तो सही है, ही इज सिटिंग नेक्स्ट मी नहीं होगा, वो मेरे अगला नहीं बैठा है, वो मेरे बगल में बैठा है। जैसे बोलते हैं ना, ही इज सिटिंग क्लोज मी नहीं होगा, ही इज सिटिंग, जैसे अकेला क्लोज वर्ब भी होता है, अकेला क्लोज एडजेक्टिव भी होता है, बट नेक्स्ट टू की तरह क्लोज टू ये प्रेपोजिशन होता है। क्लोज टू मतलब करीब, तो ही इज सिटिंग क्लोज मी नहीं होगा, ही इज सिटिंग जस्ट मेरे नजदीक बैठा है, क्लोज टू मी। ये सब जो आप लोग बहाना कर रहे हो ना, neither of the two candidates has paid his subscription, has paid और his भी होगा, neither सिंगुलर होता है।
अभी एरर्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करवाना। देखो ये जो हमारा वो बैच आ रहा है ना, अभी तो मैंने आपका तो अचीवर 5 पॉइंट आपका अचीवर 5.0 था ना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चे आ रहे हैं कि मैम जो आप क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हो उसमें हमें क्या करना है ना, ठीक है। इसीलिए इस बार मैंने एकदम ग्रामर का अलग ही रखा है, क्योंकि ग्रामर में बच्चों का ना पढ़ने के बाद भी एरर्स बनाने में दिक्कत होती है और वो अपने से प्रैक्टिस करते भी नहीं है। ओके, तो ग्रामर का प्रैक्टिस ही मैंने बिल्कुल अलग रखा है। जैसे मैं सपोज नाउन चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, तो ठीक है नाउन चैप्टर स्टार्ट करो, ये बैच बने ही है ना सिर्फ 2.5 महीने टाइम को ध्यान में रख के, ठीक है। हम लोग नाउन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और नाउन चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट रूल्स है एग्जाम का, नाउन चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट रूल्स है 2 दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा। और तीसरा दिन नाउन का टेस्ट, और टेस्ट में भी मैं 50 क्वेश्चन का। उसी तरह वर्ब चैप्टर लेंदी है, लेकिन वर्ब चैप्टर में जितना इंपॉर्टेंट रूल्स है जो बार बार एग्जाम में, नॉर्मल बैचेस में क्या होता है कि टीचर एकदम डिटेल में जाते हैं, कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि मतलब डिटेल में पढ़ाना होता है। ओके कि कुछ कुछ पोर्शन एग्जाम में नहीं भी आता है, लेकिन पूरा डिटेल में पढ़ाना होता है। बट यहाँ पे एकदम एग्जाम को ध्यान में रखते हुए वर्ब चैप्टर जैसे आपका 15 दिन लगता है ना, ठीक है, वो 15 दिन डिटेल में पढ़ा, यहाँ एकदम इंपॉर्टेंट इसको मैं 5 दिन में खत्म कर दूंगी। फिर इसका 50 का टेस्ट, ऐसे ही करते करते करना है। और इस बैच का ग्रामर पोर्शन मेरा टारगेट है 2.5 महीने का है ना, टारगेट है कि 1.5 महीने में या 1 महीने 10 डेज में मैं इसका पूरा ग्रामर का रिवीजन करवाऊंगी पहले, क्योंकि इसमें नए बच्चे भी रहेंगे ना, नए बच्चे भी रहेंगे, ग्रामर का रिवीजन होगा। ओके, और उसके बाद लास्ट का जो पूरा 1 मंथ रहे, चाहे 1 मंथ 10 डेज जो भी हो जाए, वहां पे सिर्फ और सिर्फ हर दिन आप आओगे 1.5 घंटे। इसीलिए ग्रामर में मैं देख रही हूँ ना, ग्रामर में बच्चे अपने से रिवीजन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ग्रामर में आप बोलोगे कि मैम 1 मंथ जो 10 डेज आपका बचेगा उसमें क्या करना है। अगर मैं ये ग्रामर का प्रैक्टिस वोकैब बैच में ले आऊंगी ना, तो ग्रामर का ना सही से प्रैक्टिस हो पाएगा ना वोकैब का। तो लास्ट का 1 मंथ 10 डेज में एवरी डे 1.5 घंटा, ठीक है, एवरी डे 1.5 घंटा हम एरर्स बनाएंगे और एवरी डे इम्प्रूवमेंट बनाएंगे, और एरर्स मिक्स्ड वाला, क्योंकि पढ़ाते मतलब एक एक चैप्टर पढ़ा के टॉपिक वाइज तो मैं सिर्फ 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी। ओके, इंपॉर्टेंट 50-50 क्वेश्चन का टेस्ट लूंगी, ठीक है। हर टॉपिक पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं, 50 क्लास में ही करवाऊंगी, और यहीं पे मैं पढ़ा के टॉपिक वाइज खत्म कर दूंगी, क्योंकि हमारा असली प्रॉब्लम है मिक्स्ड एरर्स। तो लास्ट का हमारा 1.5 महीना है ना, 1 महीना 10 डेज, उसमें हर दिन 1.5 घंटा में से मैं 45 मिनट्स का इम्प्रूवमेंट और 45 मिनट्स एरर्स, ये मतलब एरर्स को बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करवाना होता है तब जाके बनेगा। अगर मैं इसी एरर्स वाले क्वेश्चन को वोकैब के बैच में डाल दूंगी ना, तो बताओ कि मैं फिर ये कब पढ़ाऊंगी, क्लोज टेस्ट कब पढ़ाऊंगी। इस बार का टारगेट है हर दिन क्लोज टेस्ट। अब आपके पास आफ्टरनून वाले बैच में ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो बच्चा 2.5 महीना लगातार क्लोज टेस्ट बनाए हर दिन, उसका एग्जाम में नहीं बनेगा। ओके, जिसका बेसिक एकदम क्लियर भी नहीं है उसका भी एकदम बन जाएगा, क्योंकि अब आपका ग्रामर हो गया, अब आपका समुद्र मंथन वोकैब हो गया। इसमें मैं फिर से थोड़ी वोकैब पढ़ाऊंगी समुद्र मंथन 1 बजे वाले बैच में जो नया स्टार्ट हो रहा है, इसमें वोकैब का मैं PDF दे दूंगी, फिर से नहीं पढ़ाऊंगी। इसमें सिर्फ वोकैब का टेस्ट होगा, सिनोनिम्स एंटोनिम्स का टेस्ट होगा। ओके, मान के चढ़ा है कि आपने पढ़ लिया, इसमें सिर्फ वो होगा 1 वर्ड और इडियम्स का टेस्ट होगा, ठीक है। और लेकिन इसमें हर दिन क्लोज टेस्ट PQRS होगा, तो टाइम लगेगा इम्प्रूव होने में। 100 वाला आप कर सकते हो यूट्यूब से, ठीक है, 100 वाला कर सकते हो, 100 नहीं 1000 वाला। तो इसमें ना मतलब ये पहली बार एक क्रैश वाला बैच आ रहा है, ठीक है। मैं देखूंगी ये क्रैश कोर्स अगर फ्रूटफुल निकल जाता है ना, फिर इतने लेंदी बैचेस क्यों बनाना, ठीक है। क्रैश कोर्स को इतना सुंदर बना देना है कि बच्चों का कम समय में, ठीक है, अगर आपका एग्जाम पास भी है तो क्रैश कोर्स को इतना मतलब पावरफुल बना देना है कि कम समय में इनका इंग्लिश हो जाए। अब ये बाकी का 3-4 सब्जेक्ट्स है उस पर ध्यान दे।
आपका रिवीजन हो जाएगा पूरा इसमें। कभी कभी क्या होता है ना कि जैसे मैंने ये बैच आपका खत्म कर दिया, ओके, मैंने आपका ये बैच खत्म कर दिया, जब ये बैच अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, ठीक है, अगले हफ्ते खत्म हो जाएगा, फिर आपको रिवीजन करना है, एक बार सारे ग्रामर के रूल्स को रिवीजन करना है, ठीक है, अपने से भी कर सकते हो, आप अपने से भी आप कर सकते हो ग्रामर के रूल्स का रिवीजन, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बैच में आते हो ना, अपने से भी कर लोगे तो आपको बैच लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लग रहा है कि नहीं, मेरे को एक बार पूरा इंपॉर्टेंट पढ़ा तो मैम ने पूरा डिटेल में दिया, इंपॉर्टेंट रूल्स का रिवीजन करना है, उसके बाद मेरे को मिक्स्ड का प्रैक्टिस करना है, और ये बैच एक ऐसा है ना कि इसको करने के बाद फिर आपको सेल्फ स्टडी करने की जरूरत ही नहीं है। ये मेरा अश्योरेंस है आपको। आप लोग इंग्लिश का जो सेल्फ स्टडी करते हो ना, अलग से बैच खत्म हो जाता है, फिर सेल्फ स्टडी भी तो करना है एग्जाम निकालने के लिए। ये वाला बैच जो है, इसमें आपको अलग करने के बाद सेल्फ स्टडी करने ही नहीं, आपको सेल्फ स्टडी जीएस का करिए, रीजनिंग का करिए, मैथ्स का करिए, अलग से इंग्लिश के लिए आपको टाइम निकालने, क्योंकि पूरा प्रैक्टिस है, ये पूरा प्रैक्टिस बैच ही है, और इंपॉर्टेंट रूल्स करना है। चलो ये वाला हो गया। और ये वाला कर सकते हो, दो भाई के बीच में कंपैरिजन हो रहा है ना, दो भाइयों के बीच में हो रहा है, तो रिचेस्ट नहीं लगाएंगे, रिचर लगाएंगे, रिचर। तो हमारा डिग्रीज पूरा हो गया, ठीक है, ये जो मैं लिख रही थी वो सब डिग्रीज आपको पूरा करवा दिया। अब आ जाओ अ लिटिल और द लिटिल। ये तो मैंने आपको अ लिटिल द लिटिल थोड़ा बहुत वहां भी करवाया है, कंजंक्शन में भी करवाया है, क्वेश्चन टैग में भी करवाया है, अगर आपको याद होगा। लिटिल और फ्यू, ठीक है, अ लिटिल या अ फ्यू, ये मैंने आपको क्वेश्चन टैग में भी करवाया, बट क्वेश्चन टैग में क्वेश्चन टैग वाला एग्जाम्पल दिया था, ठीक है, और इसमें मैं एडजेक्टिव वाला एग्जाम्पल दे रही हूँ। और द लिटिल और द फ्यू, पता तो चली गया, लिटिल अनकाउंटेबल के लिए और फ्यू काउंटेबल के लिए। और लिटिल और फ्यू में आर्टिकल नहीं लगा है। लिटिल और फ्यू का मतलब होता है इतना कम कि ना के बराबर, नेग्लिजिबल, ठीक है, नेग्लिजिबल, ना के बराबर, इतना कम है कि इसको ना ही मान लो। तो लिटिल और फ्यू कैसा वर्ड है? लिटिल और फ्यू आपका नेगेटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड। और इसमें आर्टिकल लग गया। अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब होता है एटलीस्ट समथिंग, मतलब थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत अवेलेबल है। तो अ लिटिल और अ फ्यू जब भी आर्टिकल लग जाता है ना, तो वर्ड पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। और द लिटिल का मतलब क्या है? जो थोड़ा भी बचा है, द रिमेनिंग, द रिमेनिंग मतलब जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा, तो ये भी एक पॉजिटिव वर्ड। इसको मैंने आर्टिकल में भी आपको करवाया है। तो लिटिल और फ्यू का मतलब है ना के बराबर, अ लिटिल और अ फ्यू का मतलब है थोड़ा, और द लिटिल मतलब जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा। तो ये दोनों पॉजिटिव वर्ड है, ये दोनों नेगेटिव वर्ड। ठीक है, ओके, हाँ। द वाला मतलब जो थोड़ा भी बचा है उसमें से सारा। क्वेश्चंस देखते हैं।
वही चीज लिखा हुआ। हाँ, अब मुझे बताओ, विथ लिटिल नॉलेज ही वुड हैव सॉल्व द प्रॉब्लम। यहाँ पे लिटिल होगा या अ लिटिल होगा? यहाँ भी बताना, लिटिल होगा या अ लिटिल होगा? यहाँ क्या सेंस जा रहा है? विथ लिटिल नॉलेज। लिटिल नॉलेज का मतलब होता है, लिटिल का मतलब है ना के बराबर, नेग्लिजिबल। सेंस क्या जा रहा है? ना, अगर आपके पास ना के बराबर नॉलेज है तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाओगे। बोलना क्या चाह रहे हैं? थोड़ी बहुत नॉलेज है होता ना तो मैं तो प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता। तो यहाँ पे पॉजिटिव सेंस जा रहा है ना, लिटिल तो नेगेटिव है, तो यहाँ पे अ लिटिल लगाना। यहाँ पे लिटिल को काट के अ लिटिल करना, अ लिटिल। नेक्स्ट वाला, द सॉइल वॉज मॉइस्ट। सॉइल में नमी थी, सॉइल गीला था। ओके, मिट्टी गीली थी तो थोड़ी बहुत बारिश हुई होगी ना के बराबर बारिश। पिछली रात ना के बराबर बारिश से थोड़ी मिट्टी गीला होगा। तो सेंटेंस पॉजिटिव सेंस में जा रहा है, लिटिल तो नेगेटिव होता है। अ लिटिल लगा, अ लिटिल। ठीक है, थोड़ी बहुत तो बारिश हुई होगी। नेक्स्ट, एक कस्टमर वाला होगा, ये भी आपका PYQ है, प्रीवियस ईयर है। दो इट्स ग्लॉस, दो का मतलब है यद्यपि, और ग्लॉस का मतलब है शाइन, चमक। यद्यपि इसकी चमक कुछ कस्टमर्स को तो बेवकूफ बना देगा। कोई प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, इट्स मतलब कोई प्रोडक्ट होगा, इसकी चमक कुछ को तो बेवकूफ बना देगा, बट जो चालाक वाले लोग कस्टमर है वो तो इसकी असली कीमत पहचान जाएंगे। तो यहाँ पे देखो ये बोल रहा है यद्यपि, यद्यपि इस प्रोडक्ट की चमक ना के बराबर को बेवकूफ नहीं बनाएगा, एटलीस्ट कुछ कस्टमर्स को तो बेवकूफ बना देगा। ठीक है, कुछ कस्टमर्स बेवकूफ तो बनेंगे ना, लेकिन जो चालाक वाले हैं वो तो इसकी असली वैल्यू पहचान जाएंगे। तो अ फ्यू, उन्होंने फ्यू लगा के दे दिया था, अ फ्यू लगाना। द शो वॉज कैंसिल्ड, शो कैंसिल हो गया था क्योंकि ना के बराबर लोग आए थे देखने। नेगेटिव जा रहा है तो फ्यू लगाना, अ फ्यू तो पॉजिटिव हो। हो गया ये। कुछ कस्टमर्स बेवकूफ बनेंगे लेकिन चालाक वाले लोग इसकी कीमत पहचान जाएंगे। ना के बराबर को बेवकूफ नहीं बनाए, क्योंकि यद्यपि वाला सेंटेंस कॉन्ट्राडिक्टरी होता है ना। कुछ तो बेवकूफ बनेंगे बट चालाक वाले पहचान जाएंगे। ठीक है, अ लिटिल मिल्क, जो थोड़ा भी मिल्क बचा हुआ था। ठीक है, यहाँ पे किसी खास, द हम किस लिए लगाते हैं? किसी खास के लिए। जो थोड़ा भी बॉटल में मिल्क बचा हुआ था ना, तो थोड़ा बहुत बचा हुआ था, तो आप बोलोगे मैम अ क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि यहाँ किसी खास मिल्क की बात हो रही है, किसी खास मिल्क की बात हो रही है जो बॉटल में बचा हुआ था, तो द लगाएंगे। जैसे जैसे मैंने लिखा, ही हैड अ लिटिल मनी,
उसके पास थोड़े बहुत पैसे थे, तो ये तो सही है, थोड़े बहुत पैसे थे, ये भी सही है। और ही हैड लिटिल मनी, यहाँ पे तो गलत नहीं है, ऐसा वाला एरर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे दोनों सही है। इतना छोटा सेंटेंस नहीं आया ना, लेंदी में आएगा। ही हैड लिटिल मनी मतलब उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था, और ही हैड लिटिल मनी, अ लिटिल में थोड़ा बहुत था, और लिटिल में थोड़ा बहुत मतलब लिटिल में ना के बराबर था। क्वेश्चन ऐसा आएगा, अ लिटिल मनी he had was given to the poor। अब आप बोलोगे कि मैम उसके पास जो पैसे थे वो गरीब को दे दिया गया, ठीक है, गरीब को दे दिया गया, तो थोड़ा बहुत तो पैसा था ना उसके पास, थोड़ा बहुत तो पैसा था, तो यहाँ तो पॉजिटिव सेंस जा रहा है, तो पॉजिटिव सेंस में तो अ लिटिल भी लगाते हैं, उसके पास थोड़ा बहुत पैसा था। लेकिन यहाँ पे किसी खास पैसे की बात हो रही है ना, वो पैसा जो गरीब को उसने दे दिया, तो किसी खास की बात हो रही है, पॉजिटिव सेंस जा रहा है, तो हम द लगाएंगे, अ नहीं लगाएंगे, द। द लिटिल मनी, किसी खास पैसों की बात हो रही है जो गरीब को दिया गया। ऊपर में किसी खास मिल्क की बात हो रही है जो बॉटल में बचा हुआ था। सेकंड वाला बता ना, द सॉइल वॉज मॉइस्ट, सॉइल गीला था, मॉइस्ट था, थोड़ी बहुत बारिश हुई होगी ना, तो अ लिटिल लगाना, अ लिटिल। लिटिल तो ना के बराबर बारिश हुई है, ना के बराबर बारिश में कैसे मिट्टी गीला हो सकता है, ना के बराबर नॉलेज से कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, थोड़ा बहुत नॉलेज चाहिए ना, कुछ बारिश हुई होगी, कुछ कस्टमर्स बेवकूफ बन जाएंगे, ना के बराबर नहीं बनेंगे, कुछ तो बेवकूफ बन जाएंगे बट चालाक वाले पहचान जाएंगे। शो कैंसिल हो गया, ना के बराबर लोग आए थे। चलो ये भी हो गया, अब इसको करना है सम और एनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन सम एनी, ठीक है। ये जब हो जाएगा ना तो फिर हम लोग और एरर से कैसे कैसे आता है, लिटिल और लिटिल हो गया। अब आ जाओ, अभी तो एरर वाला पार्ट मैंने टच नहीं किया है, अभी हम लोग बस एडजेक्टिव का बेसिक कर रहे हैं, ठीक है, बेसिक कर रहे हैं, ठीक है। पहले हमने एडजेक्टिव का क्या पढ़ा, एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव यूज पढ़ा, फिर हमने एट्रीब्यूटिव और प्रेडिकेटिव यूज पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, एडजेक्टिव के डिग्रीज से कैसे कैसे एरर आते हैं। अभी हम डिफरेंस पढ़ेंगे सम और एनी के बीच में, हाँ, उसके बाद फिर हम लोग और भी एडजेक्टिव का अलग अलग रूल्स पढ़ेंगे। ओनली वन टॉपिक लेफ्ट है, एवरीडे पीपल आस्क, अब एक ही टॉपिक बच गया है आराम आराम से, दैट इज एडवर्ब, ठीक है, बस एक ही टॉपिक बचा है, एडवर्ब टॉपिक बचा है, वन चैप्टर लेफ्ट। आ जाओ, सम और एनी के बीच का डिफरेंस बताती हूँ, सम और एनी। सबसे पहले याद रखना कि सम के बाद काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, काउंटेबल नाउन भी आ सकता है, सम के बाद अनकाउंटेबल भी आ सकता है, अनकाउंटेबल काउंटेबल दोनों आ सकता है, और एनी के बाद भी काउंटेबल भी आ सकता है। अलग अलग मतलब दोनों के बीच का डिफरेंस हर स्टेप पे अलग अलग डिफरेंस करेंगे, ये भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल
दोनों के साथ आ सकता है। ठीक है, सम और एनी का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। ठीक है, जैसे लिखा मैंने, लेकिन वर्ब देखो क्या होगा, सम वाटर, ये मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ाया है। सम वाटर वॉज या वर वेस्टेड। सम बुक्स वॉज या वर डैमेज्ड। सम के बाद वो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों आ सकता है। वाटर क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक है, और बुक्स क्या है, काउंटेबल। तो सम के बाद काउंटेबल भी आ सकता है, अनकाउंटेबल भी आ सकता है। डिफरेंस क्या है कि अगर अनकाउंटेबल आ गया तो वर्ब सिंगुलर रखना, अगर काउंटेबल आ गया तो वर्ब प्लूरल रखना। सब्जेक्ट वर्ब में भी पढ़े हो। लिखिए, फ्राइडे तक ग्रामर खत्म हो जाएगा, नहीं भी अगर खत्म हुआ फिर सैटरडे पढ़ा दूंगी, क्या टेंशन है। और आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ ना, एक बैच खत्म होने के बाद दूसरा बैच में 2-3 दिन का रेस्ट मिल जाए, नहीं मिलता है। बीच में संडे पड़ेगा, मंडे से नया बैच। आने वाले 2-3 मंथ्स में टीचर को भी एकदम अग्रेसिव रहना है और स्टूडेंट्स को तो रहना ही है, क्योंकि यही टाइम है अभी एग्जाम निकालने का। जैसे भी करके प्री तो निकाल ही लेना है। देखो, प्री का नंबर ऐड नहीं होता है ना, ठीक है, नेक्स्ट फ्राइडे तक एंड हो जाएगा। प्री का नंबर तो ऐड नहीं होता है, तो हमें किसी भी हाल में अपने आप को इस लेवल तक तो ले जाना है कि मेरा प्री निकल जाए। ऐड तो मेंस का होता है, ऐड तो मेंस का होता है, प्री का तो ऐड ही नहीं होता है। तो जैसे भी कुछ करना है एकदम जी जान लगा के प्री निकाल लेना है, इसके लिए अपने आप को मतलब झोंक देना है। ठीक है, फिर मेंस में एक बार प्री निकल जाता है तो मेंस में हमारे पास टाइम मिल जाता है, उतना टाइम मिल जाता है कि पढ़ने के बाद 2 महीने का प्रैक्टिस हो जाए। ओके, और इस बार तो अभी सही किया नहीं है, पता नहीं अब देखो क्या चेंजेस, कुछ चेंजेस मत कर दे। आपका कब 6 जून को बोला है ना नोटिफिकेशन देंगे, तो अभी तक तो प्री का नंबर ऐड नहीं होता है, सिर्फ मेंस का होगा। अब 6 जून को जब आपका नोटिफिकेशन आएगा ना, ओके, क्रैश कोर्स 26 तारीख से स्टार्ट है, आपका एग्जाम आपका 24 को खत्म होगा, 23 या 24 को। 6 जून को आएगा, ऐसे ही 6-7 जून को असली पता चलेगा ना कि कुछ नया तो ऐड नहीं कर दिया है। ठीक है, नोटिफिकेशन में पता चलेगा कि कुछ नया वगैरह तो ऐड नहीं कर दिया। ओके, तो सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ। अनकाउंटेबल है तो वर्ब सिंगुलर, काउंटेबल है तो वर्ब प्लूरल। और दूसरा मैंने लिखा, आई डोंट हैव एनी बुक, मेरे पास कोई भी बुक नहीं है। और फिर मैंने लिखा, आई डोंट हैव एनी नॉलेज, मतलब इस मुद्दे के बारे में मेरे को कोई ज्ञान नॉलेज नहीं है। तो नॉलेज क्या है, नॉलेज अनकाउंटेबल है। ठीक है, और बुक काउंटेबल है, बुक काउंटेबल है। तो एनी जो है ये काउंटेबल सम की तरह, जैसे सम काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ होता है ना, एनी भी काउंटेबल, बुक काउंटेबल है और नॉलेज अनकाउंटेबल। तो एनी भी काउंटेबल और अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज हो सकता है। मेंस में कुछ नहीं करना है, मेंस में पढ़ना थोड़ी है, मेंस में सिर्फ प्रैक्टिस करना है, टाइम मिल जाएगा।
अब इनका नोटिफिकेशन में कोई चेंजेस वगैरह ना ले आए, ओके, चेंजेस वगैरह ना ले आए, डिस्क्रिप्टिव ले आएंगे ना तो बाकी टीचर को तो मेहनत नहीं है, इंग्लिश के टीचर को दिक्कत हो जाती है। डिस्क्रिप्टिव पेपर आ जाएगा तो पहले क्या होता था कि डिस्क्रिप्टिव हिंदी में भी लिख सकते हो और इंग्लिश में भी लिख सकते हो, दोनों चॉइस होता था पहले, दो चार साल पहले। इंग्लिश में भी लिख सकते हो, इंग्लिश में जो हिंदी में लिखना चाहते हैं ठीक है, और जो डिस्क्रिप्टिव लेटर ऐसे हिंदी इंग्लिश में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश के टीचर की अकाउंटेबिलिटी जवाबदेही बढ़ जाती है। और ये ऐसा कुछ ना करे। 2000 कब 2009 10 11 12 वाले समय में ना इंटरव्यू होता था, इंटरव्यू हटा, फिर डिस्क्रिप्टिव आया, फिर टाइपिंग कंप्यूटर ये सब आया। स्टेनोग्राफर का एग्जाम कब से है ये मुझसे क्यों पूछ रहे हो? स्टेनोग्राफर अगस्त में है ना, शुरू में 3 या 6 अगस्त से आपको शुरू हो रहा है। अब चलो, अब मेन क्या चीज पे ध्यान देना है, ठीक है, मेन आपको क्या चीज पे थोड़ा सा देख लो, अब फिर मैं एंड कर दूंगी। जैसे सम काउंटेबल के लिए भी बताया और अनकाउंटेबल के लिए, उसी तरह मैंने एनी भी काउंटेबल के लिए बताया और अनकाउंटेबल के लिए, ठीक है। तो काउंटेबल के साथ जैसे कई बार क्या होता है ना, काउंटेबल अगर देखा जाए कि मैम अगर सम के बाद कोई काउंटेबल आ गया ना, अनकाउंटेबल आ गया तो अनकाउंटेबल का तो प्लूरल बनता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर सम के बाद बुक आ गया या बुक्स आ गया तो क्या लगाएंगे, सम बुक्स और वाज डैमेज। अगर हम काउंटेबल की बात करें तो सम का मतलब है कुछ में एक से ज्यादा होता है, तो सम के बाद अगर कोई काउंटेबल आ गया, अनकाउंटेबल आ गया तो वहां तो प्लूरल बनता ही नहीं, अगर काउंटेबल आ गया तो प्लूरल होगा, ठीक है। अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगा ना, वर्ड डैमेज, ठीक है। सम के बाद हमेशा और हमेशा प्लूरल होता है, सम के बाद हमेशा अगर काउंटेबल आया, कोई काउंटेबल, सम के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है तो वो नाउन को हमेशा प्लूरल होना है, प्लूरल नाउन होगा, ठीक है। और एनी के बाद बच्चे रट रखे हैं कि एनी के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है, यहाँ पे दिक्कत है, एनी के बाद अगर कोई काउंटेबल नाउन आ रहा है, ठीक है, तो वो सिंगुलर भी हो सकता है और ये प्लूरल भी हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे बुक्स में भी देखा है वो सिंगुलर लिख देते हैं, जैसे मैंने लिखा एनी स्टूडेंट या एनी स्टूडेंट्स कैन डू द वर्क, तो ये तो चलो आप बोलोगे कि मैम हमने तो पढ़ा है कि एनी के साथ हमेशा सिंगुलर आता है, तो एनी स्टूडेंट्स नहीं होगा, स्टूडेंट भी तो सम के बाद अगर कोई काउंटेबल आ गया तो प्लूरल रखना, अगर एनी के बाद स्टूडेंट भी तो काउंटेबल है, ठीक है, तो यहाँ पे सिंगुलर रखोगे, यहाँ पे तो सिंगुलर सही है, बट कभी कभी एनी के साथ प्लूरल भी हो सकता है, ठीक है। देखना जरा सेंटेंस, ऐसा एक सेंटेंस आया था, एनी फॉर्म्स नॉट बी एक्सेप्टेड, किसी भी रूप में भेदभाव एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, और फिर मैंने लिखा एनी बॉय कैन डू द वर्क, फिर मैंने लिखा आई, ज्यादातर केसेस में सिंगुलर ही लेता है बट कुछ केसेस में प्लूरल भी ले सकता है। देखो एनी बॉय, एनी के बाद बॉय काउंटेबल है तो सिंगुलर है, एनी बॉयज नहीं होगा, एनी बॉय, ठीक है। उसी तरह आई डोंट हैव एनी बुक्स नहीं होगा, एनी बुक, तो एनी के बाद हमेशा और हमेशा सिंगुलर आए, एनी बुक्स नहीं होगा, सम के साथ बुक्स लगाओगे, एनी के साथ बुक, यहाँ भी एनी बॉयज नहीं लगाओगे, एनी के साथ बॉय लगाओगे, यहाँ भी सिंगुलर आए, तो आप तो पढ़े हुए हो कि एनी के साथ सिंगुलर आएगा। और जब ये वाला सेंटेंस आया था, एनी फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव, ठीक है, भेदभाव, वीडियो स्टक हो गया है मेरे साइड से तो ठीक है,
अभी ठीक है? बस मुझे लास्ट समझा लेने दीजिए। अभी ठीक है? अभी बता देना, एक बार मुझे रिस्पॉन्ड करिए। अभी ठीक है? एक बार बता दो। अभी सही है? बफरिंग हो रही है तो चलो कोई बात नहीं है। कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। मंडे को करवा दूंगी, फिर से रिपीट कर देंगे, ठीक है? मंडे को रिपीट कर दूंगी। बफरिंग का इशू आ रहा है, मंडे को बस याद दिलाना। यहां से शुरू करेंगे, ठीक है? सम के बाद मंडे को रिपीट कर दूंगी। अभी बफरिंग हो रहा है मेरे साइड से, तो कोई बफरिंग नहीं दिख रहा है मुझे। वीडियो स्टक हो गया है। अभी ठीक है? मैंने तो 3-4 बार रिफ्रेश किया है। अच्छा चलो मंडे को कर लेंगे, मंडे को डिटेल में एक्सप्लेन कर दूं, ठीक है? उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मंडे को कर लेंगे।